एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आप इस चैप्टर को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो अच्छी बात है, दूसरी बार देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, तीसरी बार देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बार आप इस चैप्टर को देखेंगे उतनी बार आपको नई चीजें मिलेंगी और उतनी बार आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ज्ञान होगा। इस चैप्टर को आप हल्के में ना लें। एक ऐसा चैप्टर है जो इस पूरी बायोलॉजी स्ट्रीम की स्टार्टिंग है ना। इस दुनिया के अंदर जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है तो उसका कारण है ये सेल। हम और आप बैठे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं या बैठ के पढ़ रहे हैं तो इसका कारण है सेल। समझ पा रहे हैं रीजन? क्योंकि आपकी बॉडी ही किससे बनी है? सेल से। अगर सेल नहीं होता तो आपकी बॉडी नहीं होती, दैट मीन्स हम लोग ही नहीं होते, तो पढ़ाई जैसी कोई चीज ही नहीं होती। समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल भले गलत हो लेकिन फीलिंग एकदम प्योर थी। फीलिंग ये थी कि भैया सेल इज एवरीथिंग, है ना। ह्यूमन बीइंग छोड़ो यार, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सेल है तो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। समझ पा रहे हैं? यानी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं बोल रहा हूं ना कि बायोलॉजी स्टार्ट यहां से होती है। कोई भी बायोलॉजिस्ट समझते हैं? बिल्कुल सर, बायोलॉजी का लवर, ऐसे सीधा सीधा बोल दो। तो जो भी बायोलॉजिस्ट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सेल का होता है। आपको ये जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज के डेट में जितनी भी डिजीज है, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बीमारियां हैं, है ना, जितने भी रोग हैं, उन सबको पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें किसको पकड़ना पड़ता है? सेल को पकड़ना पड़ता है। जैसे सपोज कर लो कि किसी बैक्टीरिया ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो हमें अगर उस बैक्टीरिया को मारना है तो उस बैक्टीरिया के बारे में जानना पड़ेगा, और उस बैक्टीरिया के बारे में जानने का मतलब उसके सेल के बारे में जानना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसका सेल बताएगा कि ये बैक्टीरिया कैसा है, कैसा नेचर है, कैसा काम करता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे इस बैक्टीरिया ने हमला भी अगर कर दिया तो भाई हमारे बॉडी का ये जो ऑर्गन है, सपोज करो किडनी के ऊपर किसी बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, किडनी हो गई खराब। तो अगर हमें इससे सही करना है तो हमें इस किडनी के सेल को पकड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यानी सही करने के लिए नहीं कि किडनी उठाया काम खत्म, नहीं, इस सेल को पकड़ो। सेल के अंदर क्या डिफेक्शन आया है, जब उस सेल को पकड़ पाओगे, सेल की स्टडी कर पाओगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस सेल के अंदर, तब आप इसका प्रॉपर इलाज कर पाओगे, है ना। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस जानते हो? कोरोना वायरस क्या एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखते कोरोना वायरस, मतलब वायरस, स्पेशली वायरस। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे ना, वायरस है तो वो भी बैक्टीरिया जैसा ही, स्पेशली बैक्टीरिया का भी बाप माना जाता है ये, किसी हद तक बैक्टीरिया का भी बाप है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप बात करोगे बैक्टीरिया और वायरस की, तो जैसे देखो बैक्टीरिया और वायरस का नाम सुना है ना, अभी मैं सेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं सेल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि सेल देखो इंपॉर्टेंट कैसा है, कैसा रोल निभाता है। ये आपको पता होगा कि बैक्टीरिया है और ये क्या है? वायरस है। बैक्टीरिया का अगर सेल इतना बड़ा है तो वायरस का सेल इतना बड़ा होता है। सच पा रहे हो? बैक्टीरिया की बात करूं तो सबसे छोटा बैक्टीरिया भी 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का, जबकि वायरस की साइज देखोगे तो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। देख लो कितना छोटा है, बहुत छोटा है कि नहीं है? इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। दैट मीन्स ये चाहे तो इसके अंदर भी घुस सकता है, इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस घुस जाता है और बैक्टीरिया तक को मार देता है ना। आपने सुना होगा कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है, गंगा जी के अंदर जो पानी है वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब देखो पानी खराब कौन करता है? कोई भी चीज खराब कौन करता है? बैक्टीरिया खराब करता है। कौन खराब करता है? बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया है तो वो जब कहीं पहुंच जाएगा तो खराबी स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कभी भी कोई किसी चीज को सड़ाना हो, गलाना हो, तो कौन आएगा? बैक्टीरिया। और दूसरा उसका खतरनाक वाला दुश्मन फंजाई। दो लोग पहुंचते हैं भाई, एक फंजाई और दूसरा बैक्टीरिया। अच्छा, एक बात भी ध्यान रखेंगे कि भैया बैक्टीरिया और फंजाई में बिल्कुल नहीं बनता है। फंजाई जहां पे रहेगा, बैक्टीरिया की औकात नहीं है कि वहां पे खड़ा हो जाए। समझ पा रहे हैं? सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि जैसे आपको कहीं चोट लग जाता है, अच्छा बैक्टीरिया और फंजाई पहले पहुंचते कहाँ पे? पहले ये तो क्लियर कर ले। देखिए बैक्टीरिया और फंजाई और चाहे वायरस हो, भाई सबसे पहली बात तो ये अपने खुद खाना नहीं बना सकते, ये खाना नहीं बना सकते। अब ये खाना नहीं बना सकते, ये क्या किस पे डिपेंडेबल होते हैं? हम लोगों के ऊपर। ये क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं हम लोगों के ऊपर। अब अगर ये हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट, हम लोग मतलब जो भी खाना बना सकते हैं, या सीधा सीधा समझ लो कि जो भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जान है, उनके ऊपर बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, ये डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो कि इनको खाने के लिए चाहिए क्या? कोई भी न्यूट्रिएंट मिल जाए सर, काम चल जाएगा इनका, है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर खून है, खून को भी खा पी के खत्म कर देंगे, मतलब खून के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, खून मिल जाए तो भी खा पी लेंगे, मांस मिल जाए तो भी खा पी लेंगे, यानी इनको बस खाना चाहिए, जहां न्यूट्रिएंट मिला वो चले जाएंगे, है ना। जैसे अगर हमको खाने के लिए बोला जाए तो हम क्या खा सकते हैं?
सर जहाँ पे हम कहाँ कहाँ रह सकते हैं, सर जहाँ जहाँ हमको खाना मिल सकता है। खाने में क्या चाहिए आपको, सर चावल दाल सब्जी, या इसके अलावा जिसके अंदर भी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जैसे कि बताइए फटाक से, सर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, अगर ये चीजें पाई जा रही है तो इसका मतलब हम खा सकते हैं, खाने लायक है ना। स्पेशली जिसको हम खाएं और डाइजेस्ट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, वही तो हमारे लिए स्पेशली यूजफुल है। वैसे बैक्टीरिया फंजाई के लिए भी है। अब सपोज कर लो आपको चोट लग गया तो मतलब क्या हो गया, स्किन हट गई, आँखी स्किन हट गई तो अंदर का पूरा माल पानी दिखाई देने लगेगा। अब ये क्या है, इसके अंदर तो भरे पड़े हैं ना न्यूट्रिएंट। भाई आपके मांसवा के अंदर प्रोटीन तो होगा ना, फैट तो होगा ना, ब्लड है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट तो होगा ना, तो बहुत कुछ भरा पड़ा है ना। अब बैक्टीरिया इस तरीके की पार्टी को छोड़ेगा, तुरंत बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंच जाएगा, बैक्टीरिया पहुंचेगा और खाना स्टार्ट कर देगा। खाना स्टार्ट का मतलब वहाँ का प्रोटीन, वहाँ का कार्बोहाइड्रेट, वहाँ का फैट, सब कौन खाने लगेगा, बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो। तो आप क्या करते हो, जब चोट लगता है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हो, कोई एंटीसेप्टिक लगाते हो, बोलते हैं आप एंटीसेप्टिक, आपको पता नहीं एक्चुअल में क्या होता है, पेनिसिलिन आप लगाते हो। पेनिसिलिन जानते हो, पेनिसिलिन के अंदर क्या भरा पड़ा होता है, फंजाई भरा पड़ा होता है। क्या भरा पड़ा होता है, फंजाई, फंजाई से बना हुआ है पेनिसिलिन। समझ पा रहे हैं, वो एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। उसको आपने लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पे फंजाई आ गया। अब आपको सब फंजाई लगा दी तो फंजाई भी खाने लगेगा, है ना। लेकिन वो क्या होता है, वो फंजाई यहाँ पे एक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ उसको मारने के लिए, यानी इस फंजाई को इससे लेना देना नहीं है। ये कहता है कि नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, फंजाई नहीं खाएगा, ये हमारा मांस, ये हमारा खून, ये फंजाई खाने के लिए नहीं है, उसको अच्छा ही नहीं लगता ये सब। वो ब्रेड खाएगा। समझ पा रहे ना, वो ब्रेड दे दोगे, जैसे देखते हो ना ब्रेड वगैरह रखते हैं तो क्या हो जाता है, सड़ जाता है कुछ दिन बाद। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग जाता है, फफूंदी लग जाता है। फफूंदी मतलब यही है, कौन, फंजाई आ चुका है, वो खाने लगेगा। रोटी वगैरह हो गया, खाना हो गया, तो खाना वाना सड़ाने के लिए कौन आता है, फंजाई। लेकिन बैक्टीरिया भैया लोगों को सड़ाने के लिए आता है। देखते हो आपको चोट लगता है फिर सड़ने लगता है ना, तो इसका कारण बैक्टीरिया है। आप छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके ऊपर कचरा बैठने लगेगा, धीरे धीरे देखेंगे और चोट क्या होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। अरे इतना दूर कट गया, अब इसको ऐसे छोड़ दीजिए, घुमा क्या बोलते हैं, खुला करके, और इसको क्या करिए, सिंघम बन के घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते रहिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमको कौन कुछ नहीं कर सकता, इतना चोट कुछ नहीं होता। मर्द को दर्द कभी होता ही नहीं है, फिर लेके चलिए, बैक्टीरिया नहीं देखेगा कि आप मर्द है कि औरत। समझ पा रहे हैं, बैक्टीरिया को तो पार्टी मिल रही है ना, बैक्टीरिया ज्वाइन करेगा और जितना यहाँ का माल पानी है सब खत्म कर देगा। उसके बाद आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो बैक्टीरिया आएगा, खाना खाने लगेगा, तो इसलिए आप क्या लगाते हो, फंजाई को। फंजाई जहाँ पे खड़ा रहेगा भैया वहाँ पे बैक्टीरिया की औकात नहीं किया जाए, फंजाई चला जाएगा। क्या, अगर तुम लोग परेशान ना हो, मैं हूँ ना, उसके बाद वहाँ पे लग जाएगा, पेंसिलिन लगा दिया आपने, बैक्टीरिया आएगा भी देखो, अरे फंजाई है, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो पेंसिलिन से ही आपको सही किया जाता है। देखते हैं ना, मेरी नई पेंसिलिन लगा, अंदर का कहीं बहुत ज़्यादा चोट है, जैसे मान लीजिए बुखार होता है आपको, तो बुखार के अंदर देखते हैं एंटीबायोटिक लिया जाता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए ही लिया जाता है। तो उसमें भी कई जगह पे फंजाई यूज किया जाता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक बने हैं जिसमें क्या यूज किया जाता है, फंजाई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1942 में वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था स्टार्ट। देखो मैं कहाँ पे पहुंचा दिया, वर्ल्ड वार सेकेंड में, अभी सेल स्टार्ट भी नहीं किया, मैं कहानी कहाँ पे लेके चला गया। मैं जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लेते जाओ, है ना। 1942 में, अच्छा इसको खोजा किसने था, इसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया था, फंजाई की खोज की थी, मतलब एज अ एंटीबायोटिक। भैया फंजाई अगर है, उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया था। रिसर्च करने पे उन्हें पता चला था कि जहाँ फंजाई है वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं जाता है। इसका मतलब फंजाई के पास कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो सीक्रेट करता है, और वो क्या करते हैं, वो हार्मफुल है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया डरन नहीं आगे बढ़ता है। मतलब सपोज कर लो कि मान लो ये क्या, एक बर्तन है, इस बर्तन के ऊपर आपने खाने वाली चीज़ रखी है, तो कौन कौन जाएगा, खाने वाली चीज़ देखेगा तो फंजाई भी जाएगा, बैक्टीरिया भी जाएगा, है ना। अब देखना यहाँ पे एक बैक्टीरिया और यहाँ पे क्या है, फंजाई है। सपोज कर लो यहाँ पे फंजाई आ गया, यहाँ पे फंजाई आएगा, इधर क्या है, बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, है ना। पहले ही फंजाई नहीं रखा तो बैक्टीरिया चारों ओर थे, है ना। लेकिन जो ही आपने बीच में फंजाई को रख दिया, तुरंत पता चलेगा कि किनारे के जितने भी फंजाई है सब के सब क्या हो जाएंगे, साफ। इसका मतलब ये फंजाई अपने अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो कि इनके लिए हार्मफुल है, तो मर जा रहे हैं सब, इसीलिए फरार हो जा रहे हैं। समझ पा रहे ना। इसी चीज को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे एज ए एंटीबायोटिक यूज करने का प्रयास किया। ठीक है, तो उन्होंने पेंसिलियम, या सीधा समझ लो पेंसिलियम नाम का फंजाई था, इसीलिए पेंसिलिन बना दिया एज ए एंटीबायोटिक। और उसी एंटीबायोटिक का यूज किया गया 1942 के अंदर, वर्ल्ड वार के अंदर। बहुत सारे सैनिक जब क्या होते थे, चोट लगती थी, भाई वर्ल्ड वार चल रहा है, जाहिर सी बात है लोग मारे ही जाएंगे, है ना। एक इधर से मारेगा, एक उधर से मारेगा, तो लोग घायल होते थे, तो उनका इलाज ऐसा किससे किया गया, एंटीबायोटिक से किया गया। इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतनी बात इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बहुत सारे दुश्मन है भैया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पेंसिलिन बनाया था। पेंसिलिन क्या है, इट इज अ एंटीबायोटिक।
मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो ये सारी चीजें आप जनरल वे में पढ़ते आते हो, जनरल वे में क्या होते हो, पढ़ते आते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि एक्चुअल में ये सब कहानियां कहाँ से चल रही हैं, एक्चुअल में सेल से चल रही है ना। जब आप कहानी के अंदर से जाओगे, जैसे मैंने बोला कि ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक है, ये वायरस इतना खतरनाक है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पहली बात तो वायरस के पास सेल नहीं पाया जाता, इसलिए वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको किसी को भी डिस्टिंग करना है कि भैया अगर मैं चाहता हूं ये पता करना कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो हम इसी से पता कर सकते हैं, इसी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसके पास सेल है कि नहीं है। जैसे ये नॉन लिविंग है, कैसे पता चला, इसके पास सेल नहीं पाया जाता। मैं लिविंग हूँ, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास सेल पाया जाता है। तो सेल जो होता है वो डिफाइन फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है किसका, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो डिफरेंस पैदा करता है एक लिविंग के अंदर, सॉरी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। समझ पा रहे हो, सेल मतलब अभी तो कुछ भी बताया नहीं, लेकिन अभी बस इतना बोल लिख दीजिए कि सेल क्या होता है, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग फीचर है। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर रखेंगे, क्रिस्टल क्लियर, कि क्या करता है भैया, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, सेल। सेल क्या होता है अभी नहीं पता सर, सेल क्या होता है अभी नहीं पता, बट इतना जान लो कि अगर सेल है तो इसका मतलब तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब तुम जिंदा हो। जिंदा होने का मतलब क्या, जिंदा होने का लक्षण क्या होता है, बताओ क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जैसे वो जिंदा है, कैसे पता चल रहा है, ठीक है ना, अभी ऐसे ऐसे कर रहे थे, टेंशन में चल रहा है वो, है ना, बिकॉज वो खुद से मूव कर सकते हैं, खुद से मोशन कर सकते हैं ना। अब जो ही मैं बोलूंगा छुट्टी होगी, तुरंत क्या होंगे, सबसे पहले कूद के आगे बढ़ जाएंगे, है ना, अपने मन से। क्लियर है कि नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद से मोशन कर सकते हैं। जाएंगे तो जाहिर सी बात है, खाना पीना लेते ही होंगे, लेते हैं ना खाना पीना, बिल्कुल। तो खाना पीना मतलब खाना खाते होंगे, पानी पीते हैं, ये सब करते हैं ना, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खुद से क्या करेंगे, खुद से मोशन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ग्रो कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले कितने छोटे थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो ग्रो भी कर रहे हैं, चौथा कैरेक्टर। उसके अलावा सांस ले रहे हैं, देखिएगा सांस भी ले ही रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना भाऊ, ठीक है, तो पांचवा कैरेक्टर सांस ले रहे हैं वो, है ना। और आगे जाके ये भी अपने बच्चे पैदा करेंगे, है कि नहीं है भाई, इनके भी बाल बच्चे होंगे, इनका भी अपना एक परिवार होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब 6 कैरेक्टर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि जिसको आप देख के पहचान सकते हो। लेकिन अगर अंदरूनी बात समझो तो एक्चुअल में ये सभी कैरेक्टर आते कहाँ से है, सेल से। समझ पा रहे ना, कहाँ से आते हैं, सेल से। ये सभी कैरेक्टर एक्चुअल में सेल का है। सेल को खाना चाहिए, सेल को पानी चाहिए, सेल को सांस, सेल को सांस लेते तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ना, तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए। समझ पा रहे हो, सेल ग्रो कराता है, सेल रिप्रोडक्शन कराता है, समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये पूरा कैरेक्टर किसका है, एक सेल का है। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो कैरेक्टर है जो आप अभी कर रहे हो, वो इसका कारण क्या है, सेल। आपकी बॉडी के अंदर क्या लगा है, सेल। अगर सेल नहीं लगा होता तो आप कर पाते, बिना सेल के टॉर्च जलता है, नहीं जलता है। वैसे ही समझ लो कि हमारे बॉडी के अंदर सेल लगा है तो हम चल रहे हैं। इस डस्टर के अंदर सेल लगा है, अगर सेल लगा होता तो उसको खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, ये सब चाहिए ना, नहीं लगा, इसका मतलब इसको नहीं चाहिए, इसलिए नॉन लिविंग है। तो आज के बाद कभी भी कोई बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो अब पहला चीज ये डाल दो भाई, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल जरूर देना कि भैया लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे सेल होने या ना होने से क्या होता है, तो आप सेल को डिफाइन करोगे अब अंदर से कि सेल क्या होता है, कैसे इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कैसे इसको क्या बोलते हैं खाने की जरूरत पड़ती है, कैसे इसको पानी की जरूरत पड़ती है, सब हम आपको पूरे क्या बोलते हैं सेल के अंदर पढ़ाएंगे। तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में हमारी बॉडी कुछ नहीं करती, हमारी बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ इस सेल का क्या है, कलेक्शन है, सेल का ग्रुप है। हमारी बॉडी के हर जगह पे सेल लगा हुआ है भैया, हमारी बॉडी के हर जगह पे सेल लगा हुआ है। यानी हमारी बॉडी का एक पोर्शन बाकी नहीं है जहाँ पे सेल ना हो, बिना सेल के हमारी संरचना ही नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि सेल जो है फंडामेंटल है हमारी लाइफ के लिए। यस और नो, सेल क्या है, फंडामेंटल है, अति आवश्यक है, मूलभूत जरूरत है। देखो फंडामेंटल जब किसी चीज के आगे लग जाता है ना, तो इसका मतलब उसका होना अति आवश्यक, अगर वो नहीं है तो अगली चीज नहीं होगी, है ना। जैसे मैंने बोल दिया पेरेंट्स आर फंडामेंटल
नीड ऑफ चिल्ड्रेन, देयर चिल्ड्रेन। क्या लिखा है? पेरेंट्स आर फंडामेंटल नीड ऑफ देयर चिल्ड्रेन। यानी जो पेरेंट्स है क्या बोलते हैं, अपने चिल्ड्रन की फंडामेंटल नीड है। इसका मतलब अगर पेरेंट्स नहीं होते तो चिल्ड्रन ही नहीं होता, सीधा मतलब ये समझ लो। पेरेंट्स नहीं होते तो चिल्ड्रन नहीं होते, सीधा मतलब ये समझ लो। पेरेंट्स हैं तभी चिल्ड्रन हैं इनके। क्लियर है ना? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत वाहियात एग्जाम्पल था, मैं समझ रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट था कि आपको पकड़ में आना। ठीक है ना? तो बस सेल के बारे में पहली चीज तो ये लिखो कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो मैंने बात बोली है ना, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ना, जब तक आपके अंदर सांस है तब तक याद रखिएगा। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब भैया ये यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है किसकी? लाइफ की। यानी अगर सेल है तभी लाइफ है, सेल है तभी लाइफ है। यानी जिसके पास लाइफ है उसका मतलब उसके पास क्या है? सेल है। इसने पहली पॉइंट में ही सबसे बड़ा शिक्षण दिया है आपके सामने कि सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। समझ पा रहे हैं? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने बोला इसके पास लाइफ है, लाइफ मतलब वो जिंदा है, तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा? सेल होगा। समझ पा रहे हैं? मैंने देखा उसके पास सेल ही नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास लाइफ नहीं है। यानी जिसके पास लाइफ नहीं है उसके पास सेल नहीं है। मैं घुमा के एक ही बात 4 बार कह रहा हूँ। इसका मतलब इसके पास लाइफ है नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके पास सेल नहीं है। तो अगर कोई नॉन लिविंग है तो इसका कारण क्या है? तो इसके पास सेल नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे आप। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहली बात। अभी जितने स्टेटमेंट मैं आज दूंगा वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल यूनिट, अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर फंडामेंटल का तो मतलब समझ में आ रहा है कि होना अति आवश्यक है, लेकिन यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं, इस पूरे साम्राज्य के स्ट्रक्चर को समझाऊं, पूरा स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूं मैं, तो मैं अगर आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं, देखना भाई, मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा, ये तो वादा रहेगा। अब वादा क्या करना, मैं वैसे ही करता हूँ, है ना? आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट होगा कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है इसका? मतलब एक जीव का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन देखें, संगठन मतलब समझ पा रहे हो कि कैसे वो बना हुआ है या कैसे उसके द्वारा निर्माण हो रहा है चीज़ों का, जीवित चीज़ों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ध्यान देना, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम कभी भी केमिस्ट्री को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो अगर हम बात करें बायोलॉजी के लिए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है उसकी? सेल है। बायोलॉजी के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल बोलते हैं ना हम लोग। अभी हम केमिस्ट्री में चले जाए, फिजिक्स में चले जाए, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि सर किसी भी सब्सटेंस, यस, कोई भी पदार्थ जो है किससे बना है? एटम से बना है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किससे बना होगा? सेल से। वहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। डिफरेंस हो जा रहा है ना सर? साइंस के अंदर रहते हुए इन तीनों ने अपना अलग अलग बिहेवियर रखा हुआ है। केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ है वो एटम को मानते हैं, और बायोलॉजी के अंदर सेल माना जा रहा है स्मॉलेस्ट। सर ये तो गलत हो रहा है ना भाई? वहाँ पे क्या बोला जाए? वहाँ पे सबसे छोटा कण क्या है उनके अनुसार? एटम है। इसके अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार सबसे छोटा क्या है? सेल है। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है ना। अच्छा, अब फिर हम फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि देखिए हम भी एक प्रकार के सब्सटेंस ही है, क्योंकि अगर हम सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो क्या होता है भाई? देखो सीधा समझो, हमने क्या पढ़ा है अपने जीवन काल में? हमने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखना ध्यान से भाई, मिलकर बना होता है। अब वो जो सबसे छोटा कण होता है, इसमें जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे छोटा कण जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम, परमाणु बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। यानी कोई भी पदार्थ लेंगे वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, उसमें सबसे छोटा कण जो होगा परमाणु होगा, है ना? तो अगर इस डेफिनेशन की भी आप पे देखें, अच्छा पदार्थ कौन कौन होंगे? पहले तो ये समझ में आ गया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। पदार्थ क्या होता है? तो सर पदार्थ जो जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान यानी मास हो, क्या हो? मास हो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब जगह घेरे। तो दो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के बिहाफ पे ह्यूमन बीइंग भी क्या होगा? एक सब्सटेंस ही होगा ना, एक पदार्थ ही तो होगा, ऐसा नो? क्योंकि हम क्या मेरे पास भार है? बिल्कुल। मैं भारी हूं कि नहीं हूं? उठा लोगे तुम लोग? वैसे ही नहीं उठा लोगे, भारी तो हूं ना मैं। तुम लोग खुद भारी हो भाई। इसके साथ साथ तुम लोग बैठे हो, जगह घेर रहे हो कि नहीं घेर रहे हो? तो घेर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग भी एक प्रकार के सब्सटेंस हो। इसका मतलब तुम लोगों को भी किससे बना होना चाहिए? एटम से। लेकिन बायोलॉजी के अंदर क्या बोला जाता है कि हम लोग किससे बने हैं? सेल से। तो क्या बातें कोलैप्स कर गई ना? यहाँ पे तो दिक्कत आ रही है। अब क्या किया जाए? तो एक्चुअल में बात बिल्कुल गलत नहीं है,
इस चीज को पकड़ना। हम जानते हैं और मानते भी हैं और हम समझाते भी हैं आपको। देखिए एक्चुअल में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सबसे पहले उठाया एटम को। कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? एटम से, ठीक है ना। ये एटम मिलके क्या करने जा रहा है? एक जीव को बनाने जा रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो एटम है वो पहले मॉलिक्यूल के रूप में जाएंगे। किसके फॉर्म में जाएंगे? मॉलिक्यूल्स के रूप में, अणु के रूप में। एटम मतलब परमाणु, और ये परमाणु क्या बनाएगा? अणु। अब कैसे अणु बनाएगा? जैसे कि यहाँ पे ये बनाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। कैसा मॉलिक्यूल्स बनाएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि एमिनो एसिड। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड, ठीक है ना। इसके साथ साथ मोनोसैकेराइड। क्या बनाएगा? मोनोसैकेराइड। देखना ध्यान से भाई, मोनोसैकेराइड क्या मतलब है अभी मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझिएगा। मोनोसैकेराइड। फिर इसके साथ साथ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल सोच पा रहे हो? ये सब के सब क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब कैसे बने? जैसे मान लीजिए एटम के अंदर क्या आता है? नाइट्रोजन आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है। यही तो एटम है ना। अब ये मिलकर अमीनो एसिड बना रहा है, तो समझ लो इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन है अमीनो एसिड के अंदर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मोनोसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट है, एक्चुअल में इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? कंपोजिशन है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिल गए तो मोनोसैकेराइड बन गए। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? जब एक या एक से अधिक कण या एटम आपस में मिलके एक नए पदार्थ की संरचना करते हैं या निर्माण करते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। वैसे भी एक एटम अकेले नहीं रह सकता, इसीलिए वो क्या करता है? इसीलिए वो दूसरे के साथ जुड़ता है। जुड़ने के बाद क्या कर देता है वो? सर वो मॉलिक्यूल बना देता है। जैसे देखो यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बना दिए? ग्लूकोज बना दिए। ये जो ग्लूकोज देख रहे हो ना, ये ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहले एटम आया, फिर एटम ने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कौन कौन बन गया? एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ग्लिसरॉल। क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, ग्लिसरॉल वगैरह समझ में आ गया ना क्या है ये? एमिनो एसिड कैसे बना? सर एटम मिले हैं तब, एटम ने आपस में कॉम्बिनेशन किया तो मॉलिक्यूल्स बना दिया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके क्लियर है? हाँ या ना। अब देखो फिर ये जो एमिनो एसिड है, अब ये एमिनो एसिड फर्दर क्या बनाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है एक्चुअल में क्या बनाएंगे? ध्यान देना, ये बनाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छे से देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे ये जो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद बना देंगे प्रोटीन। क्या बना देंगे? प्रोटीन। अच्छे से देखना, क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ये जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया, है ना। मोनोसैकेराइड क्या बना देगा? पॉलीसैकेराइड। क्या बना देगा? पॉलीसैकेराइड। बता रहा हूँ पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन कौन आते हैं। पॉलीसैकेराइड के अंदर ध्यान से समझ लेना, मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज जानते हो ना, तो ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा, ये सब आएंगे। पॉलीसैकेराइड के अंदर जैसे स्टार्च, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है ना। पौधों के अंदर खाना किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। इसके साथ साथ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है, वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। इसके अलावा थर्ड नंबर पे चले आओ, थर्ड नंबर पे सेलुलोज। सेलुलोज जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, तो प्लांट के पास क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो 3 चीजों का निर्माण होता है यहाँ से, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, सॉरी पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं। ऐसे ही देखो एमिनो एसिड ने क्या बना दिया? प्रोटीन। मोनोसैकेराइड ने क्या बना दिया? पॉलीसैकेराइड। और ऐसे ही जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या बना देगा? ग्लिसरॉल एक्चुअल में फैट का निर्माण कर देगा। क्या बना देगा? फैट का। ऐसे समझो, एमिनो एसिड क्या है? छोटे छोटे, बहुत सारे, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, लेकिन ये जब जुड़ जाएंगे तो बहुत बड़ा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब बहुत बड़ा क्या बना देंगे? एक कण बना देंगे, एक संगठन बना देंगे, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एक देखो इतना बड़ा कण बना दिया। कितना छोटा था? बहुत छोटा था, बस इतना छोटा था, इतना छोटा इतना बड़ा बना रहा है जुड़ के। अब ये जो प्रोटीन बना है, ये जो पॉलीसैकेराइड बना है, या जो ये फैट वगैरह बना है, अब ये पूरा का पूरा एक सेल बनाएंगे। एक सेल नहीं बनाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स बनाएंगे। क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स? नहीं पता सर। सेल के अंग क्या बनाएंगे? सेल के अंग। सेल के अंग जैसे कि जैसे यहाँ पे ध्यान देना, आगे पढ़ना पड़ेगा। सेलुलोज जो होता है ना, क्या करता है? प्लांट के अंदर सेल वॉल बनाने का काम करता है। ध्यान देना, सेलुलोज से क्या बन जाता है? सेल वॉल। सेल ऑर्गेनल से बनाते हैं। जैसे कि अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक राइबोसोम हो गया, है ना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और इसके साथ साथ और देख सकते हो तुम लोग गोल्जी बॉडी, है ना, ये भी लिख सकता हूँ। सेल वॉल हो गया,
सेल वॉल हो गया, बहुत सारी चीज़ें यार, अब एक एक करके मैं तो बताते ही चला जाऊंगा। आगे देखोगे डीएनए आएगा, आरएनए आएगा, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में पढ़ना ही है। तो इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उन्होंने क्या बना दिया, सेल ऑर्गेनल्स बना दिया। ये देखो ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। और ये सेल ऑर्गेनल्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, एक साथ काम करने के लिए वादा कर लेंगे, तो बन जाएगा एक ठो सेल। समझ पा रहे हो? लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पहले तक की कहानी समझो। बना तो एटम से है, लेकिन एटम जिंदा नहीं है, यानी अभी तक इसके पास लाइफ नहीं आई है। एटम से माइक्रोमोलिक्यूल्स बने, यानी अमीनो एसिड बना। ध्यान से समझो, मैं डीप में समझा रहा हूँ। अमीनो एसिड बना, मोनोसेक्राइड बना, समझ आ रहा है, ग्लिसरॉल बना। इनमें जान नहीं है, इनको कुछ भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कण है। ये सब के सब क्या है, कण है। ये इन्होंने फिर सेल ऑर्गेनल्स बनाया। ये सेल ऑर्गेनल्स में भी जान नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेल वॉल, इन सब के बीच में भी कोई जान, सॉरी, इन सब में भी कोई जान नहीं है। लेकिन जब इन लोगों ने एक साथ कॉम्बिनेशन किया, जैसे ये सब के सब लोग क्या हो गए, एक साथ जुड़ गए। समझ में आ रहा है? जुड़ने के बाद एक कमिटमेंट किया कि हम लोग आज से एक साथ काम करेंगे, आज से एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। तब बनता है सेल, और तब आती है जान। तब क्या आती है, जान। यानी सेल ऑर्गेनल से क्या बनेगा भैया, सेल। अब सेल ऑर्गेनल्स एक साथ मिलेंगे, मिलने के बाद क्या बना देंगे, सेल, और तब आ जाएगी जान। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यानी जान कहां से आई सर, जान तब आई जब सेल आया। जान तब आई जब सेल आया। क्या ये पूरा का पूरा कहानी समझ गए? अब देखो, अब इसको मैं बेहतरीन ढंग से लिख देता हूं। मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिखा दिया। देखो एटम से बना है कि नहीं बना है। तो इसके बाद ये कभी गलती से मत कह देना कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, किसी के लिए भी एटम ही मेन है। नहीं, एटम बनाता है। तो एटम ने क्या बनाया, सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बनाया, माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो से क्या बना, मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो माइक्रो मतलब बहुत छोटा, अब मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है बच्चा, है ना? बहुत छोटा कण, बहुत बड़ा कण। बहुत छोटे कण क्या मतलब, मैंने क्या बताया, और ये बात अगर याद रह जाएगी ना, नोट करके लिख लेना क्या, कि भैया सबसे छोटा मतलब एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड किसका निर्माण करता है, एमिनो एसिड निर्माण करता है प्रोटीन का। मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल, मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन, क्योंकि हमारे पूरे सेल का मैक्सिमम ऑर्गेनल्स ही प्रोटीन से बना हुआ है। समझ पा रहे हो? एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। ऐसे ही क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड से। मोनोसेक्राइड से क्या बनता है भैया, मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड के अंदर मैंने बता दिया क्या क्या आते हैं, है ना, पॉलीसेक्राइड। जैसे मोनोसेक्राइड के अंदर आप किसको ले लो, ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही मतलब ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाएंगे। इसमें मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोजों का सिंथेसिस होगा। जैसे एमिनो एसिड बहुत ज्यादा जुड़ेंगे, सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस का मतलब जुड़ना। ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड, ये भी एमिनो एसिड, ये भी एमिनो एसिड, कई सारे एमिनो एसिड है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। अच्छा, ग्लूकोज, जैसे मोनोसेक्राइड के अंदर क्या आएगा, ग्लूकोज। और पॉलीसेक्राइड के अंदर क्या लिखोगे आप, स्टार्च। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और इसके साथ साथ मैंने क्या बताया अभी जस्ट सर, सेलुलोज। मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए। मैक्रोमोलिक्यूल्स ने क्या बनाया भैया, सेल ऑर्गेनल्स। क्या बनाया, सेल ऑर्गेनल्स, जिनको हमें पढ़ना भी है, सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स ने क्या बनाया, सेल बना दिया। अब देखो मैंने क्या बोला, यहां से लेके यहां तक जान नहीं थी, लेकिन जान कहां पे आई है, यहां पे। यानी एक्चुअल में लाइफ यहीं से तो ओरिजिनेट हो रही है। मैं कह रहा हूं कि ये जिंदा है, तो जिंदा होने का लक्षण कहां से आना स्टार्ट हुआ, यहां से। इसीलिए ये यूनिट है। जैसे एक लाइफ वर्क करती है, वहां से वर्किंग होती है यूनिट। तो लाइफ की यूनिट क्या है, ये है, क्योंकि लाइफ यहां से आई है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें वो काम, वो जान नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब ध्यान से समझो, यूनिट का मतलब जैसे हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है, वैसा उसके अंदर काम होना चाहिए। वो अकेले काम कर रहा हो। हमारी बॉडी के अंदर हम देख पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, है ना, हम कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, ये जो भी वर्किंग है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, सेल के पास। क्योंकि सेम कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सबसे पहले कहाँ नजर आया, सेल के पास। समझ पा रहे हो? पहली बार लाइफ कहाँ आई, सेल में। इसीलिए इसको यूनिट बोला गया। जो जो काम हम कर सकते हैं वो अकेले एक सेल कर सकता है, यानी जो अकेले एक सेल कर रहा है वही हम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? जैसे एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल के अंदर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे वार्ड मिलेंगे आपको, बहुत सारे
वार्ड, मतलब जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो अलग अलग तरीके के वार्ड, अलग अलग रोगों के अलग अलग डॉक्टर बैठे होंगे, बहुत सारे, है ना। अब ध्यान देना, हर वार्ड के अंदर, मतलब हर वार्ड मिलके एक पूरे हॉस्पिटल का निर्माण कर रहा है। मतलब जैसे आंख के डॉक्टर होंगे, नाक के डॉक्टर होंगे, कान के डॉक्टर, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, आंख के डॉक्टर, पैर के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर, अलग अलग तरीके के डॉक्टर बैठे हुए हैं उस पूरे हॉस्पिटल के अंदर। ये पूरा पूरा हॉस्पिटल है ना, ऊपर लिख दो हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा भैया, अलग अलग तरीके के वार्ड होंगे, है ना। यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग डॉक्टर, यहाँ पे अलग अलग, मतलब कई सारे डॉक्टर अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं। ये किडनी के डॉक्टर, ये हार्ट के डॉक्टर है, फिर ये क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, मतलब आई के डॉक्टर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डेंटिस्ट है, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है ना। अब समझना, ये सभी लोग मिलकर एक हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक किसी के अंदर भी चला जाऊं, यानी सिर्फ एक वार्ड के अंदर जाऊं, तो इस अकेले वार्ड के अंदर जो काम हो रहा है, क्या वही काम पूरे हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है? जैसा इस पूरे हॉस्पिटल का मैकेनिज्म है काम करने का, क्या काम है, पर पूरे हॉस्पिटल का काम समझते हैं। सर इस पूरे हॉस्पिटल का काम है सर बीमारियों से, बीमारियों से हमें छुटकारा दिलवाना, या जो हमारे पास समस्याएं हैं हमसे रिलेटेड, उसे क्या करते हैं, ये खत्म करने का काम करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या वही काम इस अकेले वार्ड में भी हो रहा होगा, जो इस पूरे हॉस्पिटल में हो रहा है, वही काम तो इसमें भी हो रहा है। पल्मोनोलॉजिस्ट जो है, या डेंटिस्ट जो है, या कार्डियोलॉजिस्ट है, सेम काम तो वही कर रहा है। जो उस पूरे हॉस्पिटल का मैकेनिज्म है, सिर्फ अकेले वो यूनिट भी काम कर रही है, यानी अकेले कार्डियोलॉजिस्ट भी सेम काम कर रहा है। पूरे हॉस्पिटल का यही मैकेनिज्म, पहले पर्ची कटवाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डॉक्टर तुम्हें जांच लिखेगा, जांच करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दवा लेना पड़ेगा, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पूरे हॉस्पिटल में हर जगह यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसके पास भी जाओगे, इसके 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 पास भी जाओगे, किसी के पास जाओ, सब काम यही कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, आपको समस्याओं से बचा रहे हैं, जो समस्याएं आपके अंदर है उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? वैसे ही हमारा सेल है भाई, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, हर तरीके के काम हो रहे हैं। जैसे देखो, अब आपको कि सर हर जगह अलग अलग काम हो रहा हो, तो सब जगह अलग अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और, मतलब यहाँ पे लंग्स के लिए बात हो रही है, यहाँ पे दांत के लिए बात हो रही है, यहाँ पे दिल के लिए यानी हार्ट के लिए बात हो रही है, लेकिन काम तो सब वही कर रहे हैं ना, सेम काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल किनसे बना है? इस एक यूनिट से बना हुआ है, यानी अपने आप में क्या हो गया, ये एक यूनिट हो गया, समझा है ना। यूनिट का मतलब जो उस पूरे होल बॉडी द्वारा काम किया जा रहा है, वो अकेले अगर कर रहा है तो इट इज द यूनिट ऑफ दैट पोर्सन। समझ पा रहे हैं? ये अकेले भी वही काम कर रहा है जो पूरा का पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिट कहलाएगा अपने आप में। तो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है।